हेलो एवरीवन, नमस्ते स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 एंड 10, वो भी सारे शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन की। जितने सारे इसमें शॉर्ट है ना, इसी लेक्चर में शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगा यूनिट नंबर 9 और 10 का, जिसमें हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण क्या है, इसकी शर्तों को लिखें। क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान देना, जब प्रकाश सघन से माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम मतलब जो थोड़ा घना हो, विरल माध्यम थोड़ा साफ हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस समय ये क्रांति कोण बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सघन माध्यम में, किस माध्यम में? सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं क्रांति कोण। ठीक है फ्रेंड्स, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण, इनकी शर्त देखो। इनके शर्त है कि पहला शर्त है किरण सघन से किधर जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए, तथा अपवर्तन कोण का मान क्या डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और म्यू बराबर सूत्र होता है क्रांति कोण में 1/sin। समझ गए ना? आप सब बच्चे फाउंडेशन पढ़ चुके हो, सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इसीलिए उतना डिस्क्राइब करने पे ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना है तो अब आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर इसीलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। ठीक है, कम समय में आप बहुत कुछ अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, इसीलिए मैं बकवास करना नहीं चाहूँगा, थोड़ा फास्ट में ले रहा हूँ बातों को। ठीक है, ये फाउंडेशन नहीं है कि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न नहीं करेंगे। हम सीधा कहेंगे आपको याद करना है। क्या करना है? आपको याद है। अगर आपको नंबर लाना है तो आप अंधुन याद करते जाओ, समय कम है। ठीक है, अगर वीडियो लेक्चर बड़ा भी होगा तो आपको बोर हो जाओगे, तो आप याद करो सीधा। चलो, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, और पावर बराबर 1/f होता है, और इसका ऐसे मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेंस को द्रव में डुबाने पर इसकी क्षमता बदल जाती है, क्यों? लेंस को अगर हम द्रव में डुबाते हैं उसकी क्षमता बदल जाती है, क्यों? ध्यान से सुनिएगा डियर फ्रेंड्स। क्या कहा जा रहा है? यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तो पहली बात, लेंस का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक से कम है, यानी जो मेरे पास लेंस है उसकी अपवर्तनांक, जिस पानी में हम उस लेंस को डुबा रहे हैं उस पानी की अपवर्तनांक से कम है, लेंस के अपवर्तनांक पानी से अपवर्तनांक से कम है, तो उसकी पावर कम तथा फोकस दूरी बढ़ जाता है। किसका? लेंस का। अगर हम जिस लेंस को पानी में डुबाते हैं उसका अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक से क्या है? कम है, तो होता क्या है? लेंस की पावर घट जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, लेकिन लेंस का नेचर बदलता नहीं है। यानी लेंस की पावर कम हो गया भले ही, फोकस बढ़ गया भले ही, बट कोई उत्तल लेंस अवतल नहीं बनता। यानी उत्तल है तो उतले रहेगा। समझ गया ना? तो अगर कोई क्वेश्चन करे आपसे कि बताइए एक लेंस है, जिसको एक लेंस है और उस लेंस का अपवर्तनांक जिस द्रव में डुबाया उससे कम है, उससे कम है, यानी द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है, लेंस का अपवर्तनांक कम है। कम अपवर्तनांक वाले लेंस को ज़्यादा अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाने पर बताइए उसका पावर क्या होगा? तो आप कहेंगे पावर घट जाएगा, कहेगा फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और तब कहेगा लेंस का नेचर, तो आप कहेंगे लेंस का नेचर नहीं बदलेगा, लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। अब सुनिए, क्या होगा यदि हम किसी लेंस 1/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक वाले लेंस को 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा देंगे, तो तब दोस्त आपको वो लेंस समतल बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे? समतल बन जाएंगे, कांच का प्लेट जैसा। यदि द्रव का अपवर्तनांक म्यू लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो डूबे हुए लेंस की पावर 0 हो जाएगा, अर्थात वो बन जाएंगे कांच का प्लेट। और आपकी बार कांच का प्लेट के बारे में पूछा जा रहा है, कांच का प्लेट का पावर बताइए। तो पावर अगर 0 हो गया तो पावर बराबर से तो क्या पढ़े? 1/फोकस। तो फोकस का मान क्या होगा? तो फोकस बराबर 1/पावर। अब पावर के वैल्यू 0 से 1 में भाग देंगे तो अनंत, यानी फोकस क्या हो जाएगा? अनंत। और जिस द्रव में आप इस लेंस को डुबाओगे लेंस अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक क्या हुआ? सेम हो गया।
इसीलिए आपको लेंस नहीं दिखेंगे। तीसरा पॉइंट, द्रव का म्यू यानी द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अगर ज़्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, यानी लेंस का अपवर्तनांक कम है और लेंस को जिसमें डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो इस स्थिति में लेंस की क्षमता चिन्ह बदल जाता है, यानी लेंस की प्रकृति विपरीत हो जाती है। यानी उत्तल रहेगा तो वह अवतल भांति काम करेगा, अवतल होगा तो वो उत्तल की भांति काम करेगा। इसी कारण से पानी में स्थित बुलबुला एक अवतल लेंस की व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्त क्या है। पहला शर्त है दोनों प्रकाश स्रोत कला संवर्ध यानी कोहेरेंट होना चाहिए, अर्थात इनसे उत्सर्जित रंगों के बीच कलांतर नियत होनी चाहिए। 2 नंबर पॉइंट, दोनों तरंगे एक ही दिशा में प्रोपेगेट होनी चाहिए, दोनों तरंग का एम्पलीट्यूड इक्वल या लगभग इक्वल होना चाहिए। चौथी पॉइंट, दोनों स्रोत से प्राप्त तरंगों की फ्रीक्वेंसी तथा वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए। यह प्रकाश एवं प्रकाश एकवर्णी होना चाहिए। ये सब कंडीशन है इंटरफेरेंस का। इंग्लिश में वही सब कुछ सेम लिखा हुआ है दोस्त, तो इसमें उतना डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैं बारी बारी से दिखाते जा रहा हूँ, आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। दोस्त, व्यतिकरण दो स्रोत जिसका एक ही वेव फ्रंट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं हो, किंतु दोनों आते कला संबद्ध दो तरंगों का अध्यारोपण व्यतिकरण होता है, जबकि विवर्तन एक ही तरंगाग्र के एक्सपोज सभी बिंदुओं से आते तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। यंग के प्रयोग से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखें। तो व्यतिकरण यंग साहब ने फ्रिंज की चौड़ाई बराबर सूत्र क्या दिया था, आपको याद होगा, बताइए। बीटा बराबर दिया था लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ पर लैम्बडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी है पर्दा और स्रोत के बीच के डिस्टेंस, प्लेन के बीच के डिस्टेंस, पर्दा और प्लेन के बीच के डिस्टेंस, एंड स्मॉल डी है दिए हुए दो सोर्स के बीच की दूरी। मैंने सब कुछ लिखा। फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा सूचित करते हैं, कला संवर्ध सोर्स के बीच की दूरी को डी, यानी जो जहाँ दो रहता है ना स्रोत, इसके बीच की दूरी को स्मॉल डी से, स्रोत के प्लेन से पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से। अब सुनिए, ये जो फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, जब ये एक स्लिट है, स्लिट में 2 छिद्र कर दीजिए और यहाँ से रोशनी निकलेंगे दोस्त, और यहाँ पे पर्दा रखोगे तो ब्राइट पर्दा पर आपको डार्क ब्राइट क्या प्राप्त होंगे, पट्टी प्राप्त होंगे। 2 डार्क या 2 ब्राइट के बीच की सेपरेशन को कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, ये मान लो डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, तो 2 डार्क या 2 ब्राइट के बीच की दूरी को, सेपरेशन को क्या बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। ये फ्रिंज की चौड़ाई 3 बात पे डिपेंड करती है। पहला, फ्रिंज की चौड़ाई स्मॉल डी का उल्टा समानुपाती, फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी का समानुपाती, फ्रिंज की चौड़ाई बिट्टा समानुपाती किसका, लैम्बडा का। ये 3 बात पर डिपेंड करते हैं। बिट्टा कितने, फ्रिंज की चौड़ाई 3 बात पर डिपेंड करती है। बिट्टा वेवलेंथ का समानुपाती, कैपिटल डी का समानुपाती, एंड डी का उल्टा, स्मॉल डी का उल्टा समानुपाती होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्टर के ध्रुवण नियम। जब एक अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रकाश जिसका वेव प्रोपेगेशन एक्स में हो, किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेरी कर रहा हो। अर्थात अगर आपको ऐसा रे दिखे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जबकि ये वेरिएबल है, एंड ये एक्स एक्सिस में मान लो वेव प्रोपेगेशन हो रही है, तो ये है अध्रुवित प्रकाश। तो क्या कहा जा रहा है कि जब एक अध्रुवित प्रकाश पुंज इस तरह आपतित हो कि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो जाए, तो परावर्तित किरण तल ध्रुवित होती है, और tan IP बराबर म्यू, इसे कहते हैं बूस्टर का नियम। और ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से आया अध्रुवित प्रकाश, यहाँ ये अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, ये यहाँ टकराती है और इस डायरेक्शन में प्लेन, इस डायरेक्शन में हो गया उसका
मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर कौन सी वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश परावर्तन हुआ तो ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो गए, 180 डिग्री कोण बनाया और इस स्थिति में ये बन गया ध्रुवन कोण। समझ गए ना। पोलराइड क्या है, ध्यान सुनना। पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है, पोलराइड कहलाती है ऐसी युक्ति जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को क्या किया जाता है, ध्रुवित किया जाता है। अनपोलराइड लाइट को पोलराइड किया जाता है, उसे कहते हैं पोलराइड, और ये है पोलराइड जिसके हेल्प से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। उदाहरण में टूरमेलिन, आयोडोक्लिनाइड सल्फेट की परत, ये सब है आपको किसका उदाहरण, पोलराइड का। पोलराइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, धूप चश्मा में, प्रयोगशाला में, एरोप्लेन के विंडो पैब में। अंग्रेजी में वही सब कुछ सेम लिखा हुआ है दोस्त, सब कुछ वही है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, सब कुछ वही है। एक चीज़ यहाँ छूट गया, आप देखो ध्यान से, हमारा जो वो फ्रिंज की चौड़ाई है वो वेवलेंथ का समानुपाती होता है, वो भी लिखना है आपको। चलो जी, तो यही सब टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हो, प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हो। जब सामान्य लाइट टूरमेलिन यानी कि टूरमेलिन क्रिस्टल बोले, इसका मतलब ये हुआ पोलराइड से पास होती है तो उसके नेचर वैसी नहीं होती जैसा उसमें प्रवेश करने के पहले था, क्योंकि जिस समय प्रवेश कर रहा होता है उस समय अध्रुवित प्रकाश होता है, लेकिन जब उससे बाहर निकलता है पोलराइड से इसकी तीव्रता बदल जाती है, यानी कि निकला हुआ प्रकाश का संचरण दिशा के परितः सम्मित नहीं है, इस कंपन संचरण की दिशा परपेंडिकुलर तथा तल पर ही सीमित रहती है, इस प्रकाश को ध्रुवित कह देते हैं तथा इस घटना को ध्रुवन के नाम से जाना जाता है। यानी वह घटना जिसमें अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो जाता है उसे कहते हैं पोलराइजेशन। कोई पूछे पोलराइजेशन क्या है, तो ऐसी घटना जिसमें अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो जाता है उसे कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, लाल रंग खतरे के निशाने के रूप में प्रयुक्त होता है, क्यों। ध्यान से सुनना। वायुकण द्वारा प्रकाश का रेले ने कहा था प्रकीर्णन लैम्डा समानुपाती 1/λ⁴ होता है, ये रेले ने दिया था सूत्र। इंटेंसिटी लाइट का जो इंटेंसिटी होता है दोस्त आई, वो रेले ने कहा 1/λ⁴ का समानुपाती होता है, ये रेले ने कहा था। इस आधार पर वेवलेंथ बढ़ेगा तो लाइट की ये प्रकीर्णन क्या होगी, स्कैटरिंग घटेगी, यानी इंटेंसिटी घटेगी। तो इस आधार पे हमारे रेले ने कहा कि जिसमें कम वेवलेंथ की तरंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और दृश्य क्षेत्र की लाल रंग का लैम्डा अधिक होता है, जिस कारण से इसका जो है प्रकीर्णन बहुत कम होता है एवं अधिक दूरी तक उचित तीव्रता के साथ संचरित हो जाता है। दूर से ही इसे आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। अतः खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में, तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र क्या है दोस्तों, सेम फेज वाले ऑल पॉइंट्स का ग्रुप वेव तरंगाग्र कहलाती है। ध्यान सुनना, तरंगाग्र क्या होता है, जैसे आप एक पत्थर उठाओगे मंद जल में फेंक दोगे तो वो कुछ ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, वो कुछ ऐसे वाइब्रेशन करेंगे। तो ये जो तुम्हें श्रृंग दिख रहा है इसको मिला दो, ये जो गर्त मिल रहा है इसको मिला दो, यही ग्रुपिंग करना, समान कला वाले ऑल पॉइंट को ग्रुप करना क्या कहलाती है, तरंगाग्र कहलाती है, तरंगाग्र कहलाती है। ये अर्थात वेव फ्रंट इज ग्रुपिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव विच हैव कौन सी सेम फेज। तरंगाग्र को बांटा गया कितने भाग में, 3 भाग में, गोलाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे बिंदु स्रोत है तो बिंदु स्रोत से फिनाइट मतलब निश्चित डिस्टेंस पर स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त होता है जो गोलाकार होता है। एंड यदि प्रकाश स्रोत एक नैरो स्लिट के आकार का हो तो उससे परिमित दूरी पर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्राप्त हो जाएंगे। एंड पॉइंट सोर्स से काफ़ी दूरी पर प्राप्त तरंगाग्र प्लेन प्राप्त होगा। तो आई होप आप ये सब कुछ समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। अब ये हो गया 9 इंग्लिश में आप समझ सकते हो, ठीक है दोस्त। 10 भी आप कर लेना। तो डियर फ्रेंड्स, इधर ये डॉगी तो कमाल धमाल मचा रखा है, तो ये पूरा वीडियो लेक्चर बर्बाद कर रहा है, तो इसे नोट्स को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, इट्स ओके। तो ये जितने सारे यहाँ पे नोट पॉइंट्स हैं आप इसे लिख लो, ओके।
एंड ये न्यूमेरिकल बहुत आसान आसान सब है, तो ये सब आप खुद कर सकते हो। इनको आप अपने से बनाइए, ठीक है। मैंने बना दिया हूँ इन सब न्यूमेरिकल्स, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल्स हैं, इनको बनाइए, ठीक है दोस्त। इन बहुत आसान न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इट्स ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग टैप प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको ना बने तो आप हमें कमेंट करो, मैं उसे दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप करो, खुद से ट्राई करो, इन सब प्रश्नों को हो जाएंगे आपसे। आसान है, बहुत ही आसान है। ओके ओके, बाय।